हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, फाइनली जिस पेपर का आप सभी को इंतजार था, जिसे आप पढ़कर पहली बार में एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 को फतेह करना चाहते थे, वो पूरा पेपर का हल आप सभी के बीच में आ चुका है। डिट्टो साथी आप सभी की शिफ्ट में यही सब सवाल आने वाले जो आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो साथी, जैसा कि एमटीएस हवलदार का डिसाइडेड दो मेन सब्जेक्ट है, एक है आपका साथी जीके होता है, मेन होता है, इसी पे पूरी तरीके से एग्जाम टिका हुआ है, और एक साथी इंग्लिश होता है। ये दो मेन हमारा डिसाइडेड सब्जेक्ट है एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 के लिए। इसके अलावा साथी जो पहला सेक्शन आप सभी का होता है, जो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, वो मैथ और रीजनिंग होता है। तो आज की इस क्लास में साथी आप सभी का पूरे पेपर का सलूशन देखेंगे, और एसएससी के जो नए वेंडर यानी एडिक्यूटी पैटर्न पे जिस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल सेम साथी उसी टाइप के क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो साथी इस टाइम जो एसएससी के पेपर चल रहे हैं, ऑन गोइंग में आपका सीजल का पेपर चल रहा है इस टाइम, जो कि साथी 26 सितंबर को समाप्त होगा। इससे पहले साथी सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है और स्टेनोग्राफर का भी एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। तो उसमें साथी जिस लेवल का एग्जाम था उसी लेवल के सवाल पूछे गए थे। तो जाहिर सी बात है कि एमटीएस हवलदार एक 10th लेवल का एग्जाम है। तो मानिए चाहे मत मानिए साथी, आपका जो एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा एमटीएस हवलदार के शिफ्टों में, वो 10th लेवल के ही हिसाब से पूछा जाएगा। ये एसएससी ने पूरी तरीके से साफ कर दिया है। तो अब साथी जो हम आप सभी को पेपर कराएंगे, सारे क्वेश्चन आपके डिट्टो शिफ्टों में छपने वाले हैं। बस आप सभी को डेली क्लास लेनी है। सबसे पहला आज ही क्लास है। आज के हिसाब से सारे क्वेश्चन को आप तैयार करेंगे चारों विषय के, तो समझिए आप आसानी से एक सीट पक्की कर सकते हैं एमटीएस हवलदार के शिफ्टों में। ठीक है मेरे दोस्त, और बहुत ही जबरदस्त स्कोर करेंगे आप। आपको यकीन ना हो तो साथी बस डेली क्लास के सारे क्वेश्चन तैयार करिए और आप अपना पेपर देने जाइए। मान के चलिए आप सभी के पास यहाँ से अब 35 से 36 दिन का समय बाकी है, क्योंकि इसके बाद आपका सीएचएसएल का एग्जाम होगा। सीएचएसएल में मुश्किल से 7 से 8 दिन में पेपर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद साथी एमटीएस की बारी हो जाएगी। ठीक है, आपको लगभग साथी 10 या 12 दिनों के बीच में एमटीएस का एग्जाम डेट देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि इस टाइम जो आपका सीजल का पेपर चल रहा है 26 सितंबर को समाप्त होगा, इसी के बीच में ही आपको एग्जाम डेट देखने को मिल सकता है सीएचएसएल या तो एमटीएस का। ओके मेरे दोस्त, तो इसके लिए तैयार रहिए। आज का पहला पेपर पहले हल करिए और अपनी तैयारी को मौजूद बनाइए। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस पेपर को हल करते हैं। देखते हैं आज के इस सेशन में हम लोग कितना स्कोर करते हैं। तो साथी डेली क्लास सुबह 8 बजे, एक दोपहर में 12:30 पे और एक शाम 6:30 पर, ये डेली क्लास की टाइमिंग है। तो चलिए भाई आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। तो पहले साथी हम लोग करंट अफेयर से शुरुआत करेंगे। देखिए, 97वां ऑस्कर अवार्ड 2025 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? बताइए साथी, जो 97 ऑस्कर अवार्ड 2025 हुआ था, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? बताइए दोस्त। तो भाई याद रखिएगा, अनोरा फिल्म थी। ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 2 को, भारत पर ब्रिटिश क्राउन का शासन किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? बताइए साथी, भारत पर ब्रिटिश क्राउन का शासन किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? तो साथी याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत स्थापित किया गया था। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 3 को, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिंदू धर्म का पालन करते हैं? बताइए साथी, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिंदू धर्म का पालन करते हैं? तो साथी याद रखिएगा, 79.8%। तो यहां से मेरे दोस्त डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को, बांझपन किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बताइए साथी, जो बांझपन होता है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो साथी याद रखिएगा, विटामिन ई की कमी से होता है। डी ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को, भारतीय और पश्चिमी
संस्कृति के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संस्कृत कॉलेज की प्रिंसिपल कौन थे? बताइए साथी, भारतीय और पश्चिमी संस्कृत के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल कौन थे? तो साथी याद रखिएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 को, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? बताइए साथी, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो साथी याद रखिएगा, अनुच्छेद 21 है। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 7 को, वास्तुकला की प्रोविडा शैली किस साम्राज्य से संबंधित है? बताइए साथी, वास्तुकला की प्रोविडा शैली किस साम्राज्य से संबंधित है? तो साथी याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, यानी विजयनगर अंपायर से संबंधित है। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 को, फ्लड ऑफ फायर के लेखक कौन है? बताइए साथी, फ्लड ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो सर जी अमिताभ घोष हैं फ्लड ऑफ फायर के लेखक। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 9 को, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 21A को डाला? बताइए साथी, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 21A डाला? तो साथी याद रखिएगा, 86वें संशोधन अधिनियम में। डी ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को, देखिए अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया कौन थे? बताइए साथी, अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया कौन थे? बताइए। तो साथी याद रखिएगा, एम.एन. रॉय थे। डी ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को, दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह कौन सी थी? बताइए साथी, दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ था वह कौन सी थी? तो साथी याद रखिएगा, 15 फरवरी 1985 को। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, तो साथी आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, यदि अभी तक आप लोगों ने साथी एसएससी की नए पैटर्न पे डेली क्लास नहीं कर रहे हैं और नोटिफिकेशन आप सभी को नहीं मिल पा रहा है, तो साथी नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि साथी जब भी क्लास आएगी तो तुरंत आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुँचेगी। और भाई एक दिन में 3-3 क्लास हम आप सभी को किसी न किसी तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं। जो नए वेंडर के द्वारा सवाल पूछे जा रहे हैं बिल्कुल सेम साथी उसी के पैटर्न में सवाल पूछ रहे हैं हम आप सभी से डेली क्लास में। तो भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है कि नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए, ठीक है। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12 है, IR-20 किस चीज की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? बताइए साथी, IR-20 ये किस चीज की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? तो साथी याद रखिएगा, चावल की। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 13 को, ख्याल के प्रस्तुतकर्ता के रूप में पंडित भीमसेन जोशी किस संगीत घराने से संबंधित थे? बताइए साथी, ख्याल के प्रस्तुतकर्ता के रूप में पंडित भीमसेन जोशी किस संगीत घराने से संबंधित थे? तो साथी याद रखिएगा, किराना घराने से। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 14 को, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना तथा गरीबी उन्मूलन ये किस पंचवर्षीय योजना के दोहरे उद्देश्य थे? बताइए दोस्त, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना तथा गरीबी उन्मूलन ये किस पंचवर्षीय योजना के दोहरे उद्देश्य थे? तो साथ ही याद रखिएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन यहां से आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 15 को, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती हैं? बताइए साथी, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती हैं? तो साथी याद रखिएगा,
उत्तर पश्चिमी भारत में कम वायु दाब के होने से। सी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, याद रखेंगे आप लोग। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 16 को। कौन से कुचिपुड़ी नर्तक को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? बताइए साथी, कौन से कुचिपुड़ी नर्तक को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो साथी याद रखिएगा पद्मजा रेड्डी को। तो यहाँ से मेरे दोस्त बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 17 को। रंगनाथ हिट्टू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बताइए साथी, रंगनाथ हिट्टू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो साथी याद रखिए कर्नाटक में स्थित है। ओके, ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18 को। हिमालय में कौन सी नदी गंगा के समांतर दाहिनी किनारी सहायक नदी के रूप में बहती है? बताइए साथी, हिमालय में कौन सी नदी गंगा के समांतर दाहिनी किनारी सहायक नदी के रूप में बहती है? तो साथी याद रखिएगा यमुना नदी। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 19 को। सक्रात त्यौहार में बूढ़ी गली या कलासी नृत्य ये किस राज्य में मनाया जाता है, जहां महिलाएं अपने सिर पर सजावटी बर्तन लेकर इस नृत्य में भाग लेती हैं? बताइए साथी, सक्रात त्यौहार में बूढ़ी गली या कलासी नृत्य ये किस राज्य में मनाया जाता है, जहां महिलाएं अपने सिर पर सजावटी बर्तन लेकर इस नृत्य में भाग लेती हैं? तो भाई याद रखिएगा उड़ीसा राज्य का है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20 को। हिमाचल प्रदेश की विशेष नृत्य परंपरा कौन सी है? बताइए साथी, हिमाचल प्रदेश की विशेष नृत्य परंपरा कौन सी है? तो साथी याद रखिएगा चंबा है। ऑप्शन यहां से क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 21 को। उस्ताद जाकिर हुसैन किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? बताइए साथी, उस्ताद जाकिर हुसैन किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा तबला को बजाने के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22 को। कब तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो साथी ये तो करंट अफेयर के सवाल है। बताइए कब तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो साथी याद रखिएगा 2047 तक। तो यहाँ से ऑप्शन यहाँ क्या बना है? बिल्कुल परफेक्ट आंसर। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 23 को। निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? बताइए साथी, वह सागर कौन सा जो भूबद्ध है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा अरल सागर है। डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो साथी लास्ट में अपना स्कोर जरूर करिएगा कि आप सभी का टोटल 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 कॉल करिए। निम्न में से किसे शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदापर्णी वन कहते हैं? बताइए दोस्त, किसे शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदापर्णी वन कहते हैं? तो साथ याद रखिएगा भूमध्य सागरीय वन को। तो यहां से डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25 को। किस श्रेणी को ऊपरी एशिया के रीढ़ के रूप में जाना जाता है? बताइए साथी, किस श्रेणी को ऊपरी एशिया के रीढ़ के रूप में जाना जाता है? तो भाई याद रखिए काराकोरम श्रेणी को। बी ऑप्शन यहां से क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 26 को। निम्नलिखित में से पिलर रॉक जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? बताइए साथी, पिलर रॉक जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो साथी याद रखिएगा तमिलनाडु में स्थित है। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27 को। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? बताइए साथी, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? तो साथी याद रखिएगा पुरंदर की संधि के द्वारा। ऑप्शन सी पुरंदर की संधि बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28 को। हम्पी के मंदिरों और महलों का निर्माण किस प्रकार की वास्तुकला में हुआ था?
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए, ये महत्वपूर्ण सवाल है भाई। हम्पी के मंदिरों और महलों का निर्माण किस प्रकार की वास्तुकला में हुआ था? तो साथ ही याद रखिएगा द्रविड़ शैली में हुआ था। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 29 को, राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा राज्य में किस वर्ष में स्थापित किया गया था? बताइए साथी, राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा राज्य में किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो सर जी 1959 में किया गया था। ऑप्शन सी यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 30 को, 18वां इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2025 के अध्यक्ष कौन थे? ये भी साथी आपके इंपॉर्टेंट सवाल है, ये करंट अफेयर के सवाल है भाई। बताइए इस सवाल का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो 18वां इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2025 हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? बताइए साथी। तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, अरुण धूमल थे। ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 31 को, प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? बताइए साथी, प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा वर्ष 2015 में स्टार्ट की गई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 32 को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित भारत के सबसे पुराने संचालित बंदरगाह का नाम बताइए। बताइए दोस्त, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित भारत के सबसे पुराने संचालित बंदरगाह का नाम बताना है। बताइए साथी कौन सा बंदरगाह है? तो सर जी कोलकाता बंदरगाह है। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 33 को, कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर से घेरे हुए हैं? बताइए साथी कौन सा देश त्रिपुरा राज्य को पश्चिम से, उत्तर से और दक्षिण से, इन तीनों ओर से घेरे हुए हैं? वो कौन सा देश है? कमेंट करके बताइए साथी। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो सर जी बांग्लादेश है। ऑप्शन सी यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 34 को, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया साथी? बताइए, फटाफट बताइए। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। याद रखिएगा साथी, शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो चुका है चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 35 को, बास्केटबॉल में एक शॉट में अधिकतम कितने स्कोर किया जा सकता है? बताइए साथी, बास्केटबॉल में एक शॉट में अधिकतम कितने स्कोर किया जा सकता है? तो सर जी 4 स्कोर किया जा सकता है। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 को, तो अब देखिए साथी यहाँ पे आप सभी को जो क्वेश्चन मिलेंगे वो इंग्लिश के क्वेश्चन मिलेंगे। तो मेरे दोस्त यहाँ से हम जितने भी आपको इंग्लिश के क्वेश्चन डेली करा रहे हैं, बस उसको तैयार करते रहिए, अपने से साथी पढ़ते रहिए। अब साथी आप सभी को कल से हो सकता है कि डेली का डेली टारगेट भी देंगे कि आपको इतना टारगेट पूरा करना है। क्या आपके लिए, आप इसके लिए रेडी है टारगेट के लिए? जो हम साथी सुबह लगभग आपको 6 बजे अपने टेलीग्राम पे डाल देंगे, आपको इतना टारगेट पूरा करना है, तो आपको वो टारगेट पूरा करा। तो भाई आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम दिया गया है, आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। ओके, देखिए साथी क्वेश्चन नंबर 36 है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम वर्ड बताना है, यानी साथी विलोम शब्द बताना है। कैप्टिविटी का मतलब क्या होता है साथी? जो यहाँ पे कैप्टिविटी है इसका मतलब क्या होता है? आपका होता है साथी कैद, कैद होता है, या तो साथी बंदी होता है, कैद होता है, या मेरे दोस्त बंदी होता है। बवंदी अवस्था जिसमें होता है, मतलब कि आज़ादी का न होना, आज़ादी का न होना एक प्रकार से आप बोल सकते हैं। कैदी क्या होते भाई? उनको आज़ादी नहीं होता है, यानी आज़ादी का न होना, ये कैप्टिविटी होता है। तो इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा साथी? लिबर्टी। लिबर्टी मतलब क्या होता है भाई? स्वतंत्रता होता है। और एथनिसिटी का मतलब क्या होता है भाई? एथनिसिटी का मतलब होता है साथी जातीयता होता है। और एंटिटी का मतलब क्या होता है? अस्तित्व होता है। कोई किसी चीज़ का अस्तित्व होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? एंटिटी बोलते हैं। और ऑथेंटिसिटी मतलब साथी क्या होता है? प्रामाणिकता होता है।
तो देखिए जैसे कि कैप्टिविटी का मतलब कैदी होता है, तो लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता। तो यहाँ से साथी सवाल का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो कैप्टिविटी का जो एंटोनिम होगा ना वो साथी लिबर्टी हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 को। तो अब देखिए साथी क्या दे रखा है, सिलेक्ट द वर्ड सेगमेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट सब्स्टिट्यूट द हाईलाइटेड वर्ड सेगमेंट करेक्टली एंड कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। यानी साथी यहाँ पे आप सभी को अंडरलाइन वर्ड जो दिया है उसको कंप्लीटली सेंटेंस को पूरा करना, वो भी मीनिंगफुल करना है। देखिए ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वर गिवन अ सर्टिफिकेट, मतलब साथी बताइए यहाँ पे साथी सब्जेक्ट को पहले सेंटेंस में ना आप सब्जेक्ट को ढूंढिए, सब्जेक्ट इसमें कौन कौन है भाई। जैसे ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट क्या है साथी, सब्जेक्ट है। जो यहाँ पे ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स है ये क्या है भाई, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो चुके हैं। जिसका मतलब ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट का मतलब क्या होता है साथी, हर एक प्रतिभागी होता है। ये तो सभी को मालूम होगा, हर एक प्रतिभागी यानी ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। भले ही साथी पार्टिसिपेंट प्लूरल है, लेकिन साथी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स प्लूरल है, लेकिन साथी जो यहाँ पे ईच आ गया ना, ईच के कारण साथी ये सिंगुलर माना जाता है। हमेशा याद रखिए साथी, पार्टिसिपेंट आपका प्लूरल है मेरे दोस्त, पार्टिसिपेंट क्या है प्लूरल, लेकिन साथी यदि ईच आ गया तो ये अब क्या हो चुका है मेरे दोस्त, ये सिंगुलर हो चुका है। ओके मेरे दोस्त, सिंगुलर माना जाता है भाई, ईच के कारण ही साथी सिंगुलर माना जाता है पार्टिसिपेंट को, ये बात याद रखिए। तो साथी वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, है ना मेरे दोस्त। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चुका है तो वर्ब भी तो साथी सिंगुलर होना चाहिए। आपने कभी ये नहीं देखा है कि सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वर्ब वहाँ पे साथी सिंगुलर लग जाता है, नहीं साथी। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो साथी वर्ब भी सिंगुलर लगता है, यदि साथी सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगता है। तो यहाँ पे देखिए साथी पार्टिसिपेंट तो साथी क्या है प्लूरल है, लेकिन साथी ईच के कारण ये क्या हो जा रहा है, सिंगुलर हो जा रहा है। तो साथी यहाँ पे वर्ब क्या होता है भाई, प्लूरल होता है, तो यहाँ पे वर्ब भी तो साथी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो वर्ब की जगह क्या होना चाहिए, वाज होना चाहिए मेरे दोस्त। क्यों मेरे दोस्त बताइए, आप सभी को समझ में आया मेरे दोस्त, वाज गिवन होना चाहिए मेरे दोस्त। क्या होना चाहिए, वाज गिवन होना चाहिए मेरे दोस्त। तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक बैठ रहा है, ईच यानी वर्ब आपका साथी वर्ब सिंगुलर तो सब्जेक्ट भी साथी सिंगुलर होना चाहिए, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। यहाँ पे साथी वर्ब आपका वाज गिवन क्या है, सिंगुलर है मेरे दोस्त, ये बात याद रखिएगा। तो आपका ठीक आंसर क्या बन रहा है, वाज गिवन बन रहा है, बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके ऐसे हल होगा मेरे दोस्त, ठीक है, किसी प्रकार का दिक्कत। ओके भाई वर गिवन क्यों हो रहा था, क्योंकि साथी ये प्लूरल है और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है भाई, सिंगुलर हो रहे हैं ईच के कारण है, इसीलिए वर गिवन गलत है भाई, क्योंकि ऑलरेडी ये प्लूरल है। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 38 को। बताइए साथी सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इनमें से कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, कमेंट करके बताइए साथी। सॉल्व का बिल्कुल परफेक्टली आंसर तुरंत बताइए साथी। जैसे एफिशिएंट, कोई एफिशिएंट होता है उसका स्पेलिंग ठीक दिया है, बाउंड्री होता है बिल्कुल ठीक है, इल्यूस्ट्रेशन भी तो ठीक है, लेकिन सदी ओकेजन का राइट स्पेलिंग देखिए क्या ठीक है, बिल्कुल देखिए राइट स्पेलिंग क्या होता है, ओ डबल सी ए यस आई ओ एन होता है मेरे दोस्त, यस आई ओ एन होता है मेरे दोस्त ओकेजन का स्पेलिंग। ओके कोई ओकेजन होता है तो उसके लिए राइट स्पेलिंग क्या इस्तेमाल होता है, ओ डबल सी ए एस आई ओ एन होता है। देखिए यहाँ पे डबल एस दे रखा है तो इसलिए इनकरेक्ट हो रहा है, डी ऑप्शन मेरे दोस्त बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 39 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। बताइए साथी, जैसे यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, अर्बन पीपल हैव अ बॉम्बेस्टिक लाइफ स्टाइल विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ रूरल फॉल्क। बताइए साथी, शहरी लोगों की जो जीवन शैली होती है वो शानदार होती है, ये तो सभी को मालूम होगा। शहरी लोगों की जो जीवन शैली होती है, दिनचर्या होती है, वो बहुत ही शानदार होती है, जो ग्रामीण लोगों से बहुत ही अलग होती है।
इसका मतलब है, लेकिन साथ ही यहाँ पे आप सभी को केवल बॉम्बेस्टिक का मतलब बताना है। बॉम्बेस्टिक का मतलब जानते क्या होता है? दिखावटी होता है। बॉम्बेस्टिक का मतलब साथी क्या होता है? दिखावटी होता है भाई, ये बात याद रखिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। दिखावटी मतलब जैसे कि बड़े बोलने वाले होते हैं लेकिन उनके अंदर वो अंदर से क्या होते हैं? खोखले होते हैं भाई। बोलते तो बहुत बड़े बड़े, उनके पास बहुत बड़े बोलने की बात होती है लेकिन वो अंदर से खोखले होते हैं, ठीक है। जैसे साथी यहाँ पे देखिए हॉलो मतलब क्या होता है? बिल्कुल खोखला, अंदर से खोखला। और साथी प्रीटेंटियस का मतलब क्या होता है? साथी दिखावटी होता है मेरे दोस्त। तो यही बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्बन पीपुल हैव ए प्रीटेंटियस लाइफ स्टाइल विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ रूरल फॉल्क, ठीक है मेरे दोस्त। डिलूसिव का मतलब क्या होता है भाई? भ्रामक होता है, भ्रम पैदा करने वाला। जो भ्रम पैदा करता है उसको क्या बोलते हैं? डिलूसिव बोलते हैं, ठीक है। कॉमन मतलब साथी समान होता है। तो इस सवाल का मेरे दोस्त बॉम्बेस्टिक का जो सही होगा वो प्रीटेंटियस हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 40 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। आउट ऑफ स्पिरिट मतलब कि उदास, उदास या तो साथी आप निराश बोल सकते हैं, ओके मेरे दोस्त। और या तो मन खराब होना, इसका जस्ट इडियम यानी मुहावरा क्या होगा? ग्लूमी मतलब साथी क्या होता है? ग्लूमी मतलब साथी उदासी भरा। ग्लूमी मतलब साथी क्या होता है? उदासी भरा होता है, ये बात याद रखिएगा। चीयरफुल मतलब साथी क्या होता है? खुशहाल होता है। जैसे हमसे पूछा था आउट ऑफ स्पिरिट मतलब उदासी भरा, तो ये ग्लूमी हो जाएगा पहला ऑप्शन। चीयरफुल मतलब साथी खुशहाल होता है। हर्ट मतलब साथी चोटिल हो जाता है भाई, किसी को हर्ट कर दिया वो चोटिल हो जाता है। और ऑब्सलेट का मतलब क्या होता है? पुराना, बेवक्त, जो हम बोलते हैं ना साथी बेवक्त कहा गया, बेवक्त या तो साथी पुराना बोल सकते हैं, ऑब्सलेट मत होता है। तो इस सवाल का ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए साथी। तो क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए, द गिवन सेंटेंस हैज एन एरर, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाई द एरर। द स्टूडेंट वर आस्क्ड टू टर्न अप देयर असाइनमेंट बाय फ्राइडे। भाई यहाँ पे आप सभी को सेंटेंस पढ़ रहे होंगे तो कुछ समझ में आया आपको? पहले सेंटेंस का मीनिंग समझिए तब आप राइट आंसर दे सकते हैं। यानी देखिए सेंटेंस को पढ़िए साथी, इसका मीनिंग क्या निकल के आएगा? द स्टूडेंट वर आस्क्ड टू टर्न अप देयर असाइनमेंट बाय फ्राइडे, यानी छात्रों को ना शुक्रवार तक अपना जो असाइनमेंट था वो जमा करने को कहा गया। भाई जब किसी चीज को आप अंदर डाल रहे हैं यानी जमा कर रहे हैं तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे तुरंत साथी। तो यहाँ पे देखिए टर्न अप दिया है भाई, तो भाई टर्न अप का प्रयोग गलत होता है। टर्न अप का मतलब जानते हैं क्या हो जाता है? किसी जगह पहुंच जाना होता है, नजर ही नहीं आना होता है। टर्न इन का बिल्कुल ठीक हुआ क्योंकि साथी हम किसी असाइनमेंट को जमा कर रहे हैं, अंदर डाल रहे हैं, तो भाई इन होगा ना भाई कि अप होगा। टर्न इन होना चाहिए मेरे दोस्त, ओके। लेकिन साथी यहाँ पे बात आपकी और असाइनमेंट जमा करने की, तो यहाँ पे भाई टर्न इन होना चाहिए, टर्न अप नहीं, टर्न इन होना चाहिए। ओके मेरे दोस्त, ये बात याद रखिएगा आप लोग। तो इस सवाल का मेरे दोस्त देखिए टर्न इन देयर असाइनमेंट होगा। यहाँ पे देखिए टर्न इन दिया है मेरे दोस्त, टर्न अप की जगह टर्न इन देयर असाइनमेंट बाय फ्राइडे होगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। सभी बातों को आप ध्यान से देखते रहिए साथी, और उसे अपने तैयारी को और भी स्ट्रांग करते रहिए, और आप उच्च लेवल की तैयारी करिए। आप ऐसे वैसे जगह नहीं पढ़ रहे हैं साथी, जो आपके पेपर में सवाल आएगा वहाँ पढ़ रहे हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। चावोटिक का एंटोनिम बताइए। विलोम शब्द चावोटिक का मतलब क्या होता है भाई? अराजक होता है, अराजक होता है। अब सर जी इस अराजक का मतलब क्या होता है? बिना किसी व्यवस्था के बेहद उलझा हुआ, यानी अराजक का मतलब होता है ना साथी किसी बिना किसी व्यवस्था के बेहद उलझा हुआ, कोई व्यवस्था नहीं है, वो बुरी तरीके से उलझा हुआ है। तो जैसे साथी कंफ्यूज मतलब उलझन होता है ना, मतलब हमें जस्ट उल्टा बताना है भाई, अपोजिट बताना है, सिनोनिम्स नहीं बताना है। कंफ्यूज होता है आपका उलझन में। ड्रेसेड का मतलब साथी क्या होता है? ड्रेसेड मतलब हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा पहनते हुए। ऑब्सक्योर का मतलब साथी अस्पष्ट होता है,
स्पष्ट होता है मेरे दोस्त, ये बात याद रखिएगा। सिस्टमैटिक मतलब व्यवस्थित हो जाएगा, यही आपका डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी चाओटिक का एंटोनिम क्या होगा? सिस्टमैटिक होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 43 को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड अपॉर्चुनिटी। पहला ऑप्शन अपॉर्चुनिटी रॉन्ग दिया। ई तो कभी आता ही नहीं भाई। अपॉर्चुनिटी में जो आपको अवसर या मौका मिलता है उसका राइट स्पेलिंग क्या होता है? OPPORTUNITY अपॉर्चुनिटी मतलब साथी अवसर या मौका होता है। अपीयरेंस मतलब क्या होता है साथी? उपस्थित होता है। इमिग्रेशन का मतलब साथी क्या होता है? आव्रजन होता है। क्या साथी? आव्रजन होता है। ओके मेरे दोस्त, ये बात याद रखिएगा। और एस्ट्रोनॉट मतलब साथी किसको बोलते हैं? अंतरिक्ष यात्री को बोलते हैं। एस्ट्रोनॉट किसको बोलते हैं? जो अंतरिक्ष यात्री होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। तो साथी अपॉर्चुनिटी इनकरेक्ट स्पेलिंग दिया था, तो यहाँ पे आपका ठीक दिया है, तो इसलिए ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। शी ट्रीट्स हर जूनियर कॉन्टेप्ट मतलब साथी भाई देखिए, शी ट्रीट हर जूनियर विथ कॉन्टेप्ट यहाँ पे होना चाहिए भाई। क्यों साथी? भाई ट्रीट विथ कॉन्टेम्प्ट एक कॉमन फ्रेज है भाई। इसका मीनिंग क्या होता है? घृणा होता है या तो तिरस्कार होता है। यानी सी ट्रीट्स हर जूनियर विथ कॉन्टेम्प्ट हो जाएगा मेरे दोस्त। यहाँ बेस्ट प्रेपोजिशन क्या लग रहा है? विथ लग रहा है भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45 को। 6 वर्षों के लिए 3% वार्षिक की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि ₹3500 पर साधारण ब्याज रुपीज में ज्ञात करिए। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल रेट टाइम इंटू 100। प्रिंसिपल रेट टाइम बटे में 100 SI बराबर प्रिंसिपल सबसे अधिक नंबर में 3500 दे रखा है। रेट साथी हमेशा प्रतिशत में 3% दे रखा है। टाइम में 6 दे रखा है, बटे में 100 कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 6 का 18 गुड़े 35 कितना होगा? 35 गुड़े 18 कितना होगा? 18 25 90 का 0 9 18 3 54 और 90 कितना और 9 कितना होगा? 54 6 60 3 63 यानी साथी 630 हो जाएगा भाई। यानी पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 46 को। 5 15 25 26 और 27 का समांतर माध्य यानी अरिथमेटिक मीन ज्ञात करिए। तो साथी AM बराबर क्या होता है? अरिथमेटिक मीन कैसे निकाला जाता है? सर जी जैसे औसत निकाला जाता है उसी तरह तो अरिथमेटिक मीन निकाला जाता है। यानी सभी संख्याओं को जोड़ लिया जाए। 5 + 15 + 25 5 + 15 + 25 + 26 + 27 बटे में टोटल कितनी संख्या है? 5 संख्या। जोड़िए भाई ऊपर के सभी संख्याओं को। देखिए 5 15 20 20 25 45 45 26 71 71 और 27 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 98 हो जाएगा। 98 बिल्कुल ठीक है ना भाई। बटे में 5 तो भाग करिए। 5 एकम 5 9 में से 5 घटा 4 48 यानी 5 9 45 19 दशमलव समथिंग आपका आ रहा है। यानी देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है यानी 19.6 आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अरिथमेटिक मीन जब आप सभी से पूछे यानी समानांतर मध्य पूछे तो भाई ऐसे ही निकाल दिया कीजिए आप लोग। ओके जैसे आप लोग औसत निकालते हैं। ठीक है चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 47 को। 12 मीटर आधार और 20 मीटर ऊंचाई वाले समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो सर जी समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट होता है यानी आधार गुणे ऊंचाई होता है। आधार कितना दिया है? 12 मीटर दिया यानी बेस आपका 12 मीटर दिया है और हाइट यानी ऊंचाई कितना दिया? 20 दिया है। मल्टीप्लाई कर दिए 12 दूना 24 यानी साथी 240 मीटर स्क्वायर हो जाएगा मेरे दोस्त। देखिए पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद रखिए समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई यानी बेस इंटू हाइट होता है मेरे दोस्त। ये फॉर्मूला पकड़ के रखिएगा आप लोग। ठीक है चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 48 को।
9 क्रमागत संख्याओं का औसत 45, तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो ये सवाल हम आप सभी को होमवर्क देना चाहते हैं। इस सवाल का राइट आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए 50-50 कर दे रहे हैं, या तो साथी 48 होगा या 49 होगा, सबसे बड़ी संख्या। चलिए कमेंट करके बताइए इस सवाल का राइट आंसर, फटाफट बताइए आप लोग इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 49 को। 4 किसी निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 41 से संबंधित है, यानी 4 जो है 41 से संबंधित है। 9 समान तर्क का अनुसरण करते हुए 91 से संबंधित है, यानी साथी जो 9 है ना वो 91 से संबंधित है। तो समान तर्क का अनुसरण करते हुए 13 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहले 4 का रिलेशन 41 का चेक किया जाए, फिर 9 का रिलेशन 91 से चेक किया जाए। बताइए साथी क्या आपका आंसर आ रहा है? आप सभी को समझ में आया ये सवाल कैसे हल हो रहा है? हमें तो समझ में आ चुका है भाई। देखिए जैसे 4 से साथी हमें 41 बनाना है, तो 4 में साथी पहले 10 का मल्टीप्लाई करिए और +1 को जोड़ दीजिए तो 41 बन जाएगा। उसी प्रकार साथी 9 जो है वो 91 से संबंधित है, तो 9 में साथी 10 को गुणा करिए और +1 कर दीजिए, 91 बन जाएगा। उसी प्रकार पूछा किसका? 13 का पूछा है, तो 13 गुणे 10 करिए +1 कर दीजिए, आंसर निकल के आएगा। 13 दहा में 130 और 1 कितना हो जाएगा? 131 हो जाएगा, यानी साथी पहला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए मेरे दोस्त इस सवाल का राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए? यानी साथी यहाँ पे समीकरण दे रखा है आपका, हमको 40 आंसर लाना है और ऑप्शन की मदद से। चलिए साथी तो पहला ऑप्शन हम उठाएंगे। देखिए यदि साथी हम पहला ऑप्शन उठा रहे हैं, क्या पहला ऑप्शन है? भाग है और गुणा है। जहां जहां साथी भाग है वहां आपको गुणा रखना है, जहां पे साथी गुणा है वहां पे भाग रखना है। उसके बाद हल करना, यही हमें 40 बराबर 40 लाना है। देखते हैं पहले ऑप्शन से क्या 40 आंसर आ रहा है। भाग और गुणा को आपस में बदलने से देखिए 33 गुणा है तो गुणा की जगह भाग रख देंगे 19। अब देखिए साथी 19 का भाग तो डायरेक्ट 33 में जाएगा नहीं, यानी पहला ऑप्शन तो हमारा कतई नहीं होगा भाई। जब पूरी तरीके से कटेगा भाग से तभी हमारा आंसर आ सकेगा। अब हम साथी ऑप्शन दूसरे बढ़ेंगे, यानी प्लस और गुणा को आपस में बदलेंगे। जहां जहां प्लस है वहां पे गुणा रखिए, जहां जहां गुणा है वहां पे प्लस रखिए। देखिए साथी 33 है, 33 के बाद देखिए गुणा है तो गुणा की जगह इस बार हमें प्लस रखना है। 19 है, 19 के बाद देखिए साथी माइनस, तो माइनस को एज इट इज रहने देंगे। जो ऑप्शन उठाइए जिस ऑप्शन में जो साइन है उसी को बदलना है, सभी ऑप्शन को नहीं भाई। जहां जहां प्लस और गुणा वहां पे हम केवल बदलेंगे ऑप्शन बी की मदद से। फिर देखिए साथी यहाँ पे 24 के बाद भाग है तो भाग को एज इट इज रहने देते हैं। 8 के बाद देखिए प्लस है, प्लस को किस में बदला जाए? तो सर जी गुणा में बदला जाए। 4 यही हमें 40 आंसर लाना है। अब इसमें हम बॉर्ड में स्क्रीन लगाएंगे भाई। देखिए 33 19 और यहाँ पे माइनस 33 + 19 माइनस 8 का भाग साथी 24 में कराएंगे तो 3 आएगा और गुणा 4 है। फिर देखिए 33 + 19 माइनस 3 चौका 12, 19 और यहाँ पे 33 कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। 52 में से 12 को घटाइए तो 40 बन जाएगा। देखिए हमारा 40 आंसर आ गया, यानी साथी LHS बराबर RHS हो चुका है। किसकी मदद से? प्लस और गुणा के बदलने से। यहां से बी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथी फाइनली ये 50 क्वेश्चन तैयार हो चुका है। अब बताइए साथी आप सभी का इन टोटल 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? सभी साथी ईमानदारी के साथ बताएं फटाफट आप सभी के कितना स्कोर रहा मेरे दोस्त। उम्मीद करूँ दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा और आप पूरे 50 के 50 क्वेश्चन आज के इस क्लास में तैयार कर लिया होगा। तो साथ ही आज जो दोपहर 12:30 बजे क्लास आएगी आप सभी के बीच, वो क्लास आपके समझिए तैयारी पर भारी पड़ने वाला है। जो आपके डिट्टो शिफ्टों में सवाल आने वाले हैं तो वो क्लास आप मिस नहीं करेंगे। दोपहर 12:30 पे वो क्लास आएगी। ठीक है मेरे दोस्त, तो वो क्लास आप जरूर ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करिए मेरे दोस्त। अब समय बिल्कुल भी नहीं बाकी है, कभी भी आपको एग्जाम डेट देखने को मिल सकता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए एकदम दबा के साथ ही, क्योंकि आप सभी का एक सीट चाहिए और एक लाइक चाहिए। लाइक तो सभी कर देते हैं। ठीक है मेरे दोस्त,
तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोपहर 12:30 पे एक नए क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।